रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। किस्मत बदले या न बदले, लेकिन एक दिन वक्त जरूर बदल जाता है, एक दिन वक्त जरूर बदल जाता है। तो आइए हम लोग भी कुछ बदलाव की ओर बढ़ते हैं और आज जो है प्रकाश में इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। एक चीज आपको पहले बता दें, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखिए मैंने फिगर खींच रखा है, लेकिन इस फिगर पर क्या क्या आपको ऑथेंटिक चीज चाहिए, आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या बातें जानना है, केवल मैं उसी पर फोकस करूंगा। तो यहां पर पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन फोकस करना है मुख्य मुख्य पॉइंटों पर जो आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए, सबसे पहला तो आपका पॉइंट बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है। ठीक, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, तो आसान भाषा में समझिए। होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश आएगा तो या तो कांच में प्रवेश करेगा, शीशे में, या तो जल में जाएगा। तो जब तक वह एक माध्यम में रहेगा, जैसे मान लीजिए कि वायु से आप पहुंच गया किसमें, जल में, तो वायु एक माध्यम है और दूसरा माध्यम है क्या, आपका जल। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात कह दे कि जब वह जल वायु से जल में जाती है, जैसे देखिए इसको हम ऊपर ले लेते हैं ना, ये सब क्या है, वायु है। देखिए ये वायु है, और जब वायु से प्रकाश की किरणें कहाँ जाती है, तो ये आपका जल है, ये टोटल आपका क्या है, जल है, ये आपका क्या है, जल है, और ये क्या है, वायु है। तो परिभाषा समझिएगा थोड़ा सा। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित। देखिए जब ये प्रकाश की किरण आ रही है, कहां से होकर आ रही है, वायु से होकर, इसको जाना है किसमें, जल में। तो जब जल में जाना है तो इसको जाना चाहिए तो सीधा जाना चाहिए, सीधा, लेकिन यह अपने मार्ग से कुछ क्या हो गई, विचलित हो गई, ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो गई। और जब अपने मार्ग से यह विचलित हो गई तो इसी घटना को कहेंगे अपवर्तन। बात समझिएगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो देखिए अब इसमें ऑथेंटिक चीजें क्या आती हैं कि जैसे यह वायु है, माध्यम ये टोटल, यह नीचे का माध्यम क्या है, जल है। तो इसमें दो शब्द आते हैं, सघन एवं विरल, सघन एवं विरल। इन दोनों बातों को अगर समझ लेंगे तो बाकी का क्रियाकलाप बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सघन का मतलब जिसका घनत्व अधिक हो, घनत्व अधिक हो, अधिक। विरल का मतलब जिसका घनत्व क्या हो, कम हो, घनत्व कम हो। तो यहां पर कहेंगे कि सघन का मतलब घनत्व अधिक है। जैसे आप बताइएगा यहां पर वायु भी है और जल भी है, ठीक, तो जो वायु है और जल है, अगर दोनों में तुलना कराया जाए तो किसका घनत्व अधिक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वायु और जल में इस जल का घनत्व क्या है, अधिक है। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष जब जल का घनत्व अधिक है तो जल क्या है, सघन माध्यम है। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अब यहां पर जब जल सघन हो गया
तो जल के सापेक्ष वायु का घनत्व तो कम होगा, और जब कम होगा तो यह वायु क्या होगी, तो कह देंगे कि वायु विरल। तो दूसरे तरफ से यह भी अपवर्तन का परिभाषा बना सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। दूसरा कंडीशन तो यह भी ना हो सकता है कि यहाँ पर जैसे विरल से सघन में जा रही है, ठीक, विरल से सघन में जा रही है, तो यहाँ पर होगा क्या कि सघन से भी विरल आ सकती है। मान लीजिए यहाँ पर हम ले ले कांच, कांच ले ले, आज जब कांच लेंगे और इसको नीचे ले लेना हम जल, जल ले ले, तो ये बताइए कि इस कांच और जल में कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। तो कहेंगे कि यह जो कांच है ये सघन होगा, क्योंकि इसका घनत्व तो क्या है, अधिक है, और यहां पर जल क्या होगा, विरल होगा। ठीक, तो अपवर्तन में दो बातें निकल कर आती हैं। एक बात यह आती है कि विरल से सघन में, और दूसरा बात निकल करके आता है सघन से विरल में। ठीक, तो यहां पर जब सघन से विरल में जाएगा और विरल से सघन में जाएगा तो दो तरह की घटनाएं होंगी। ठीक, क्या घटना होगी देखिएगा। जैसे आप कहेंगे कि जब विरल से सघन में जाता है, तो ये आपका जो सीधा ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक, तो यहां पर आता है कि जब प्रकाश की कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है। यह किधर की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक, आज जब वही किरण, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आज जब विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। यह अभिलंब है, अभिलंब से क्या हट रही है, दूर। तो दूर कब हटेगी, जब सघन से विरल में प्रकाश जाएगा। अभिलंब की ओर कब जाएगी, जब आपका विरल से सघन में जाएगा। ठीक, तो एक चीज देखिए यहां पर, जैसे आप कह दें, यहां पर दो कंडीशन बनेगा, सघन से विरल, सघन से विरल, और दूसरा कंडीशन बनेगा विरल से सघन, विरल से सघन। देखिए, तो सघन से जब विरल कहेंगे तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर। परीक्षाओं में यही फंसाने वाला चीज होता है, अभिलंब से दूर हटता है। कौन हटेगा, प्रकाश की किरण। जब सघन से विरल में जाएगी प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। तो देखिए, यही आपका बात सामने निकल करके परीक्षाओं के माध्यम से आता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, यही आपका कंफ्यूजन रहता है, सघन से विरल और विरल से सघन। एक और चीज, इसको सामूहिक रूप से कहे तो चाहे सघन से विरल में जाए चाहे विरल से सघन में जाए, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो ही जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए, यह बात आपको अब मालूम हो गई होगी, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात जानते हैं। देखिए, जो अपवर्तन है ना, अपवर्तन पर दो नियम है जिसको बहुत आसानी से समझेंगे। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कहिए ना दो नियम, दो नियम। ठीक,
देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, बहुत से लोगों की यही समस्याएं होती है। वो कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, आप प्रैक्टिस सेट मारते हैं, अधिकांश गलती कर बैठते हैं। और जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट में आप देख लेंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए, अपवर्तन के दो नियम, ठीक, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। ये जो किरण आती है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो यहां पर निकलती है दूसरे माध्यम में इसको कहते हैं क्या, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए, जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तित, परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण आ हई अभिलंब, तीनों देखिए ना, अभिलंब। तो यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण आ हई अभिलंब, तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इधर से अभिलंब जा रहा है, उधर से आपका आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं, जिसको हम अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो देखिए, यहां पर कह देंगे कि आपतित, आपतित, अपवर्तित, संक्षेप में लिख रहे हैं, अपवर्तित तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं, तल बिंदु पर होते हैं। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप नोट भी करना चाहे तो करते रहें, तीनों एक ही तल बिंदु पर होता है। तो ये आपका अपवर्तन का क्या है, तो ये कह दे पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, बहुत आसानी से समझ लीजिए। जो यह कोण होता है, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है, जिसको हम आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो यह नीचे वाला कोण होता है ये आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम ज्या के लिए रूप में लेते हैं, जैसे ज्या आई आ ज्या आर, इसको कहते हैं ना मैथमेटिकल भाषा में साइन आई अपान साइन आर, साइन आर इक्वल टू नियतांक, नियतांक मतलब साइन आई और साइन आर का अनुपात नियत होता है, ठीक। ये जो आपका आई का मान बढ़ेगा, ठीक, तो यहां पर आर का भी मान बढ़ेगा। आई का मान घटेगा तो आर का भी मान घटेगा, क्योंकि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि साइन आई का मान 40 है, आप बटा में साइन आर का मान 20 है, तो बोलिए भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। अगर हम 40 को बढ़ा देते हैं और 40 को बढ़ा करके अगर हम 10 बढ़ा दे ऊपर तो 50 हो जाएगा। अब बटा में अगर 20 है तो इसमें भी उतना ही बढ़ेगा, तब 20 में 10 बढ़ जाएगा, ये 20 कह रहे हैं, 40 में 10 बढ़ गया तो 50 हो गया, ठीक। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, उसी रेशियो से बढ़ाएंगे। तो जब उसी रेशियो से बढ़ाएंगे, ऐसा कि आपका 40 में जो 10 जुटा वो 40 का कितना परसेंट रहा, तो कह देंगे ना कि 40 का जो है 25% जुट गया। तो इसमें भी 20 का 25% कितना होगा, तो 5 होगा, 5 जुड़ जाएगा तो 25, तो 25 दूनी 50। तो कहने का तात्पर्य ये है ना कि अगर साइन आई का मान बढ़ेगा जिस रेशियो से, उसी रेशियो से बढ़ेगा आर का मान, ठीक। तो देखिए यहां पर ये साइन आई बटा में साइन आर, और ये दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट चीज स्नेल का नियम, स्नेल का नियम,
इसको परीक्षाओं में पूछ देता है स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। तो चलिए अब आप अपवर्तन के दोनों नियम समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखिए अपवर्तन पर ही आधारित अब मजेदार का मतलब ना कि आप कुछ भी पढ़े। जैसे सबसे पहले चलते हैं रंग पर। जैसे आप जानते हैं कि जो प्रकाश का रंग होता है, प्रकाश का रंग, अगर कोई भी पूछ दे कि प्रकाश का रंग कैसा होता है तो कहेंगे श्वेत। प्रकाश का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। ठीक। और ये श्वेत रंग की होता है ना, ये 7 रंगों में विभक्त होता है। देखिए 3 4 5 6 7, और 7 ये रंग कौन होता है? तो इसका एक ट्रिक है, विबग्योर, VIBGYOR। देखिएगा यहां पर आपका VIBGYOR आप जानते भी होंगे कि V का मतलब वायलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, और ऑरेंज होता है वो से, R से होता है रेड। तो देखिए जो आपका ये वायलेट है ना, वायलेट का मतलब किससे है? बैगनी से है। ठीक। और यहां पर जो R का मतलब है किससे है? लाल से है। तो एक चीज देखिए, यहां पर 2 बातें निकल करके आएगी। जैसे अपवर्तनांक, यहां पर भी बात निकल करके आएगी अपवर्तनांक। तो यहां पर आप कहेंगे ना कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक। और जो लाल रंग का अपवर्तनांक होता है ये कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने का मतलब क्या हुआ? कम होने का मतलब यही हुआ कि इसका विचलन कम होगा। अपने मार्ग से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यह लाल जाएगा ना, तो इसका विचलन कम होगा। ये जो बैगनी रंग है ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, तो ये अधिक विचलित होगा। तो ये आपका अपवर्तनांक अधिक और कम है। लेकिन तरंगदैर्ध्य विपरीत होता है। तरंगदैर्ध्य बैगनी का कम होता है, और यहां पर जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य ये आपका अधिक होता है लाल का। अब कोई पूछेगा कि सर जी तरंगदैर्ध्य क्या है, तो तरंगदैर्ध्य का मतलब 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी। इस तरह श्रृंग गर्त बनता है, तो 2 श्रृंगों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यह बैगनी में कम होता है और लाल में क्या होता है? अधिक होता है। तो चलिए ये आप जान गए तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर। अब जो है आपको आगे बता रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कि प्रिज्म है, तब प्रिज्म में भी देखते हैं कि श्वेत प्रकाश आएगा। कौन सा प्रकाश आएगा? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश करेगा, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह 7 रंगों में क्या होगा? विभक्त हो जाएगा। 3 4 5 6 7। ठीक, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसमें आपका रेड ऊपर और जो वायलेट है, बैगनी है, यह नीचे हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि जो लाल है ये कम विचलित हुआ है, और जो बैगनी है वो सबसे अधिक विचलित हुआ है। अब ये बताए हैं कि लाल का जो अपवर्तनांक जो होता है वो कम होता है, और जो बैगनी का अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। तो आइए अब अपवर्तन का कुछ अन्य उदाहरण, जैसे आप कहेंगे अपवर्तन का उदाहरण ये है कि जब एक बाल्टी में, उदाहरण पर चलते हैं, उदाहरण में एक बाल्टी ले लीजिए,
और इस बाल्टी में आप क्या भर देंगे? जल। और जैसे ही जल भर देंगे, देखिए जल भर कर दिखा रहे हैं, जल भर देंगे और जब इसमें एक छड़ी डालेंगे तो जैसे ही छड़ी डालेंगे वह आपको थोड़ा सा क्या होगा? तो तिरछा दिखाई देगा। इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह क्या दिखाई देगा? टेढ़ा। और जब यह टेढ़ा दिखाई देगा तो कहेंगे किस घटना के कारण? तो कहेंगे अपवर्तन के कारण। किसी भी पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर हम कोई छड़ी डुबोते हैं वह टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके बाद सुनिए, जो आपके आकाश में तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं, और टिमटिमाने का कारण यही है वायुमंडलीय अपवर्तन। सुनिएगा, तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की घटना है? तो तारों का टिमटिमाना ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। एक और चीज, सबसे बढ़िया उदाहरण जो परीक्षाओं में दे देता है, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त, विलंबित सूर्यास्त। देखिए, अग्रिम सूर्योदय माने सूर्य के उदय होने से पहले, अग्रिम माने आगे या पहले, और सूर्योदय माने सूर्य के उदय होने से पहले। आप ध्यान दीजिएगा, अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ होगा तब तक लालिमा आ जाएगी, लाल लाल दिखाई देने लगेगा आकाश में, और सूर्य का भी उदय हुआ नहीं रहेगा। तो जो अग्रिम सूर्योदय माने सूर्य उदय होने से पहले, अब विलंबित सूर्यास्त, सूर्य अस्त हो जाने के बाद लालिमा का दिखाई देना, लालिमा का दिखना, जो लालिमा दिखती है वो भी क्या है? आपका प्रकाश का अपवर्तन है। तो अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, ये लालिमा का दिखना, ये प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन अगर कोई कह दे कि सूर्य का लाल दिखना ये प्रकाश की कौन सी घटना है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखता है डूबते समय और उदय होते समय। लेकिन अग्रिम सूर्योदय, सूर्योदय से पहले, और विलंबित सूर्यास्त, सूर्य अस्त होने के बाद लालिमा का दिखना, ये आपका प्रकाश का अपवर्तन है। तो देखिए, हम इस समय समझ रहे हैं क्या? अपवर्तन के बारे में। अब यहां पर आप जानेंगे एक चीज, जैसे अपवर्तन का एक और उदाहरण है कि जो लेंस होते हैं, देखिए लेंस, तो लेंस किस घटना पर आधारित होते हैं? तो अपवर्तन पर, अपवर्तन पर। जैसे आप जानते हैं कि जो उत्तल लेंस है, ठीक, तो इसमें अगर प्रकाश की कोई किरण आई तो यह तुरंत मुड़ जाएगी, ठीक। और अगर अवतल लेंस है, अवतल लेंस आप जानते हैं बीच में पतला किनारे पर मोटा होता है, इसमें अगर कोई प्रकाश की किरण आई तो यह तुरंत अपने मार्ग से विचलित बाहर की तरफ, इधर से भी आई तो तुरंत बाहर की तरफ, और इसमें इधर से आया तो तुरंत फोकस की ओर मुड़ जाएगा, ठीक। तो सुनिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेंसों पर जो घटनाएं होती हैं वो अपवर्तन है, ठीक। तो जब सिकुड़ेगा, अभिलंब फोकस पर आएगा, तो इस क्रिया को कहते हैं अभिसारी क्रिया। अभिसारी क्रिया, अभिसारी क्रिया किसमें होती है? लेंस में। जब प्रकाश की किरण आकर फोकस पर सिकुड़ जाएगा तो आपका अभिसारी है अंदर की ओर, और जब अवतल लेंस होगा और प्रकाश की किरण आएगी तो यह चारों ओर फैल जाएगी, और इसको कहेंगे अपसारी क्रिया, अपसारी क्रिया, ठीक।
तो यहां पर आपको दो चीज मिला, अभिसारी क्रिया, अपसारी क्रिया। तो अपसारी क्रिया जब फैले, जैसे आपको याद होगा अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय का मतलब जो केंद्र की ओर लगे, अपकेंद्रीय बल जब आता है तो वहां पर अपकेंद्रीय बल माने जो केंद्र से बाहर की ओर। तो उसी तरह जब ये बाहर की ओर फैलेगा तो अपसारी क्रिया, और जब अंदर की ओर सिकुड़ेगा तो अभिसारी क्रिया। लेकिन ये अभिसारी और अपसारी किस पर आधारित है? अपवर्तन पर। तो हम अब तक ये बताए हैं आपका अपवर्तन का उदाहरण। तो देखिए, ये आज आपके इस क्लास में अपवर्तन के बारे में आप उनका परिभाषा, नियम और उदाहरण को समझ लिए। जिसको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो चाहेगा तो आप प्रैक्टिस सेट अपवर्तन से करेंगे तो ये बातें आपको उसमें जरूर आएंगी, जिसको आप बहुत सही ढंग से विकल्प को चुन सकेंगे। तो चलिए आज क्लास में इतना ही, फिर लेकर आएंगे प्रकाश का अगला टॉपिक अगले दिन। धन्यवाद।